नैनीताल की पहचान सिर्फ राष्ट्रीय पटल पर नहीं है, अंतर्राष्ट्रीय पटल पर भी। और देखिए, विधायक आते हैं, स्वाभाविक रूप से लोकतंत्र की व्यवस्था है, बहुत सारे विधायक रहे हैं, लेकिन मैं व्यक्तिगत तौर पे मानता हूं कि विधायक का काम सिर्फ नाली बनाना, सीसी बनाना, खड़ंजे बनाना, कहीं पर सोलर लाइट लगा देना नहीं होता। विषय ये है कि नैनीताल जिस तरीके से हमारे पर्यटन का हब है, यहाँ की सामरिक आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए जो हमें बड़े प्रोजेक्ट्स चाहिए, उसमें चाहे हमारा सुखताल का प्रोजेक्ट है, हमने नए पर्यटन स्थल के रूप में, नए टूरिस्ट डेस्टिनेशन के रूप में विकसित करने के लिए 28 करोड़ की लागत से हम सुखताल का प्रोजेक्ट हमने टेक ओवर किया। सालों साल 20 साल से लगातार लोग कह रहे थे कि पार्किंग के लिए कुछ नहीं होता है, पार्किंग के लिए कुछ नहीं होता है। आप सबके आशीर्वाद से मैंने 24 बीघा जमीन, क्योंकि हम सबको विदित है शहर के अंदर जो हाईकोर्ट के डायरेक्शंस थे, उसके अंदर 3 किलोमीटर के रेडियस में, एरियल डिस्टेंस में हम पार्किंग का निर्माण नहीं कर सकते। मैंने नारायण नगर चौरखेत में 24 बीघा जमीन भारत सरकार से उसकी क्लियरेंस भी कराई, उसकी सैद्धांतिक और विधिवत स्वीकृति भी प्राप्त की, और उसके बाद आज 2.5 करोड़ की लागत से हम 500 गाड़ियों की पार्किंग वहाँ पर बना रहे हैं। पूरे शहर की जो सबसे बड़ी समस्याओं में हम सब ने देखा है किस तरीके से बरसात में सारा सीवर झील में आ जाता है और उसी की रिसाइकलिंग का पानी नैनीताल के लोग पीते हैं। 82 करोड़ की लागत से हमने अर्बन डेवलपमेंट से, ट्रांसरी के प्रोजेक्ट से 82 करोड़ का सीवर ट्रीटमेंट प्लान शहर के लिए सैंक्शन कराया है, क्योंकि हम सबको विदित है कि हाईकोर्ट के भी डायरेक्शन से, सुप्रीम कोर्ट के भी डायरेक्शन से कि अगर शहर में सीवर ट्रीटमेंट प्लान नहीं आ पाया तो चाहे हमारे होटलियर्स हो, चाहे हमारे स्कूल्स, देखा कि टूरिस्ट आता है, माल रोड घूमता है, बोटिंग करता है, टिप्पन टॉप चले जाता है, चाइना पीक चले जाता है, 12 पत्थर चले जाता है, हिमालय दर्शन चले जाता है, लेकिन जो हमारी मुख्य बाजारें हैं उन पे कहीं पर पर्यटक नहीं आ पाता है। हमने उनके सौंदर्यीकरण के लिए भी, जो हमारी कुमाऊनी शैली है, जो परंपरागत शैली है, उस क्षेत्र में उनको विकसित करने के लिए भी तल्लीताल बाजार के सौंदर्यीकरण के लिए भी काम करने की शुरुआत की है, साथ ही मल्लीताल बाजार के सौंदर्यीकरण की भी करी। चाहे हमारे रंगकर्मी हों, अक्सर उनकी मांग रहती थी कि वो रंग कला से जुड़े हैं, लेकिन उनको कहीं पर भी ऐसा कहीं पर बैठने का स्थान नहीं है, कहीं पर ऐसा थिएटर नहीं है जहाँ पर वो अपने गतिविधियों को आगे बढ़ा पाएँ। आज नैनीताल में ओपन एयर थिएटर भी हम बना रहे हैं। मेरा कहने का विषय ये है कि प्रत्याशी बहुत सारे हैं, लेकिन मुझे संजीव आर्य को इतना जरूर अपने अंदर विश्वास और आत्मविश्वास है कि जो अन्य प्रत्याशी हैं उनकी भी विकास की सोच होगी, विकास की सोच के साथ वो आगे बढ़ रहे होंगे, लेकिन मुझे इतना विश्वास है कि जहाँ पर उनकी विकास की सोच खत्म होती होगी, जहाँ पर उनके विकास की सोच खत्म होती होगी, संजीव आर्य के विकास की सोच वहाँ से शुरू होगी। बेटा बन रहा है, कोई बेटी बन रहा है, तो भावनात्मक तरीके से, एक तरीके से भावनात्मक वोटर्स को दिखाने की कोशिश की जा रही है। क्या मानते हैं आप इसको, क्या कैसी शैली है, कैसी हमारी पार्टी है? देखिए, बेटा बेटी, देखिए रिश्तेदारी, ये सब एक अलग विषय है, लेकिन जनप्रतिनिधि के तौर में देखिए आज स्पष्ट रूप से ये चीज़ स्पष्ट है कि मुकाबला भारतीय जनता पार्टी बनाम कांग्रेस, ये 2 राष्ट्रीय दल हैं। और राज्य में हमने अक्सर देखा कि मुख्य चुनाव अंतर्गत हुआ भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस में। तो आज सबसे बड़ी बात यह है कि जनता ने हमारी जो भारतीय जनता पार्टी की प्रत्याशी हैं उनका भी 2012 से लेकर 17 का विकास का जो उनकी गाथा है उसको बहुत नज़दीक से देखा, और 2017 से भाई संजीव आर्य को भी देखा। तो कहीं ना कहीं इस बार का चुनाव दलगत राजनीति से ऊपर उठकर निश्चित तौर पर मूल्यांकन विश्लेषण का है कि 5 साल उन्होंने शहर के लिए क्या किया, गांव के लिए क्या किया, विभिन्न क्षेत्रों के लिए क्या किया, कितनी उनकी क्षेत्रों में सक्रियता रही है, कितने गांवों का उन्होंने भ्रमण किया है, कितने तोपों का भ्रमण किया है, कितने लोगों के साथ उनकी सक्रियता रही है। निश्चित तौर पर इसके मूल्यांकन विश्लेषण के आधार पर मुझे विश्वास है कि जनता तय करेगी कि हमको किसके संग जाना है। और निश्चित तौर पर मैंने पहले भी कहा, पुनः इस बात को कह रहा हूँ, प्रत्यक्ष रूप से कह रहा हूँ कि आप देखिएगा नैनीताल विधानसभा कांग्रेस ऐतिहासिक मतों से चुनाव जीतेगी। भावनात्मक वार नहीं चलेगा। देखिए, भावनात्मक विषय एक अलग विषय है। हमारे को हमारा क्या रोड मैप है, मैं कोई दल है वो उनकी क्या विचारधारा है, वो किस तरीके से भावनात्मक रूप से जाना चाहते हैं, उनका विषय है। लेकिन संजीव आर्य ने हमेशा अपने संकल्प में, अपने उद्देश्य में एक चीज़ रखी है कि मैं अपने विकास के रोड मैप के साथ, अपने विकास की सोच के साथ जनता के बीच जा रहा हूँ। और निश्चित तौर पर मैं जो विकास की सोच है उसी को लेकर जनता के बीच अपने कार्यकर्ताओं से भी निवेदन कर रहा हूँ। और मुझे विश्वास है कि जिस संकल्प, जिस उद्देश्य के साथ हम इस चुनाव में आए हैं, जो हमारा प्रण है, मुझे यहाँ की जनता का आशीर्वाद अवश्य है। देखिए, निश्चित तौर पर हमने बहुत लंबी एक्सरसाइज की। हमने 3 महीने
पूरे प्रदेश के अंदर इवन नैनीताल में भी हमने कोशिश की कि चाहे हमारे व्यापारी वर्ग के साथी हों, चाहे हमारे असंगठित क्षेत्र के कर्मचारी हों, चाहे हमारी मातृशक्ति हो, चाहे हमारे हेल्थ वर्कर्स हों, हमने सब लोगों से मिलकर कोशिश की है कि उनकी क्या महत्वपूर्ण आवश्यकताएं हैं, उनकी क्या ज़रूरतें हैं। इसी के साथ साथ जो शहर के साथ हमारे पूरे प्रदेश के जो बर्निंग इश्यूज़ हैं, रोजगार है, महंगाई है, किसानों की आर्थिक उन्नति का विषय है। 2022 तक जिस तरीके से भारतीय जनता पार्टी ने कहा था कि हम किसानों की आय को दुगना करेंगे, हम किस तरीके से अपने सीमांत काश्तकार, लघु काश्तकार, मझोले काश्तकार, इनको उनकी आर्थिक उन्नति को हम सुदृढ़ कर सकते हैं। निश्चित तौर पर हमने उन सब का संकलन करके अपना प्रतिज्ञा पत्र हम लेकर आए हैं और निश्चित तौर पर हर वर्ग के हर लोगों को हमने उसमें समावेशी बजट का जिस तरह बनता है उसी तरीके से हमारा समावेशी घोषणा पत्र बना है। निश्चित तौर पर उसको लेकर हम जनता के बीच जा रहे हैं। बहुत बहुत थैंक यू।